नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी एनटीए नेट से संबंधित हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के गद्य विधाओं के अंतर्गत आने वाला टॉपिक हमारा उपन्यास। हिंदी उपन्यास के विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। हिंदी विकास के क्रम को हमने प्रेमचंद जी को केंद्र में रखकर एक उपन्यास क्रम को आगे बढ़ाया। प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यास को हमने कर लिया था। उसके बाद किया हमने प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों को, जिसके अंतर्गत प्रेमचंद जी के महत्वपूर्ण उपन्यास को हमने देख लिया कि कौन कौन से किस सन में लिखे गए और उनका उर्दू का नाम क्या रहा। और प्रेमचंद जी के जो समकालीन हिंदी उपन्यासकार रहे उनको हमने कर लिया, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यास। प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को हम करेंगे, उनमें देखेंगे कि कौन कौन प्रेमचंद जी के युग के बाद के उपन्यासकार उभर कर सामने आए, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, उनके महत्वपूर्ण उपन्यास कौन से रहे और परीक्षा में कौन कौन से उपन्यास से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। तो इन तथ्यों को हम करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं हम। यदि कालक्रम की दृष्टिगत रखकर प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यासों के वर्गीकरण की बात करें तो हम इन उपन्यासों को 3 कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं, मतलब कि बांट सकते हैं। कौन कौन से, जैसे कि 1936 से 1950 तक के उपन्यास, 1950 से 1960 तक के उपन्यास और 1960 के बाद के जो 1960 के उपरांत के उपन्यास, इनको हम 3 कालखंडों में विभाजित कर सकते हैं। प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास को किस दृष्टि से, कालक्रम की दृष्टि से। और बात करें आगे प्रेमचंद के बाद के उपन्यासों को विषय की दृष्टि से अगर हम देखें, ये हमने किए थे कालक्रम की दृष्टि से। अब बात करते हैं विषय की दृष्टि से। तो हम विषय की दृष्टि से प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को 5 भागों में बांट सकते हैं। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को कालक्रम की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है, या प्रेमचंद जी के बाद के उपन्यासों को विषय की दृष्टि से हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न बना सकता है। हमारा टारगेट ये है कि हम जब जिस भी टॉपिक को करेंगे बिल्कुल डिटेल से और डेप्थ करते हुए चलेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पहले टॉपिक को करना होता है, बिल्कुल डिटेल से उसकी समझ लेनी होती है, फिर उसके प्रश्न उत्तरों को भी साथ साथ करते हुए चलना होता है। इसी तरह हम अपनी क्लास को भी आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हमारा एक भी पॉइंट छूटे ना। और अगर परीक्षा में प्रश्नों को घुमा कर भी पूछ लिया जाए तो हम सही आंसर तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं काल का विषय की दृष्टि से हम कितने भागों में वर्गीकृत करेंगे प्रेमचंद्रोत्तर हिंदी उपन्यासों को। तो 5 भागों में विभाजित करेंगे। कौन कौन से? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, प्रगति और मार्क्सवादी उपन्यास, यानी कि प्रगति या मार्क्सवादी कह सकते हैं, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। इन उपन्यासों के कौन कौन से महत्वपूर्ण उपन्यासकार रहे, कौन कौन से उनके उपन्यास रहे, इनको हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे इनसे से संबंधित, क्योंकि हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उपन्यास से संबंधित, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो। तो देख लेते हैं मनोविश्लेषणवादी जो उपन्यास रहे हैं वे कौन कौन से रहे हैं और कौन कौन से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं, देख लेंगे। हिंदी के अनेक उपन्यासकारों ने अपनी कृतियों में आधुनिक मनोविज्ञान व मनोविश्लेषण के सिद्धांतों के आधार पर अपने पात्रों की मानसिक प्रवृत्ति, विशेषतः यौन वृत्तियों, दमित वासनाओं, कुंठाओं, ग्रंथियों आदि का विश्लेषण प्रस्तुत किया है, जिन्हें इन परंपरा में स्थान दिया जा सकता है। यानी कि जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार रहे हैं उन्होंने इन विषय वस्तु को अपने उपन्यासों में लिखा। कौन कौन सी विषय वस्तु में को, जैसे कि अपने उन्होंने मानसिक जो उनके पात्रों की जो मानसिक प्रवृत्ति है उनकी विशेषताएं क्या रही कि यौन वृत्तियों से संबंधित रहे, दमित वासनाओं से संबंधित, कुंठाओं, ग्रंथियों आदि का विश्लेषण उन्होंने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है। देख लेते हैं सबसे पहले उपन्यासकार कौन सा रहा, कौन कौन से प्रमुख उपन्यासकार रहे।
मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेंद्र जी कुमार का नाम प्रमुख रूप से हमें देखने को मिलता है। जैनेंद्र कुमार के जो उपन्यास हैं वे कौन कौन से हैं, क्योंकि जैनेंद्र कुमार के उपन्यास इम्पोर्टेंट है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है या फिर सन पूछ लिया जाता है कि सुनीता का सन क्या है या परख का सन क्या है, या क्रम वाइज लगाओ, या इनमें से जैनेंद्र जी का उपन्यास कौन सा नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो देख लेते हैं जैनेंद्र जी के उपन्यास। परख 1929, सुनीता 1935, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939 और सुखदा 1952, विवर्त 1953 और व्यतीत भी 1953, और अंतिम रहा उनका जयवर्धन। आदि उपन्यासों की उन्होंने रचना की। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त और व्यतीत, जयवर्धन, ये जो उपन्यास है ये किनके हैं? जैनेंद्र जी के उपन्यास रहे। इनके उपन्यासों में विभिन्न पात्रों की मानसिक प्रवृत्तियों एवं अंतर्द्वंद का विश्लेषण अत्यंत सूक्ष्म रूप से हुआ। उन्होंने बिल्कुल बारीकी से मानसिक वृत्तियों और अंतर्द्वंद का विश्लेषण अपने उपन्यासों में किया है पात्रों का। और देख लेते हैं आगे और थोड़ा सा इसके बारे में। सामान्यतः इनके उपन्यासों में नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण हुआ है। ये पूछ सकते हैं कि इनमें से किस लेखक के उपन्यासों में नारी और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण का चित्रण दिखाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जैनेंद्र जी। किंतु इनकी नारी पुरुष पात्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली व सशक्त दृष्टिगोचर होती हुई दिखाई देती है हमें इनके उपन्यासों में। जैसे कि हम सुनीता को ही पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से एक जो नारी है वो मतलब एक बिल्कुल कहते हैं ना दृढ़ निश्चय वाली और प्रभावशाली व्यक्तित्व की दिखाई देगी हमें। तो इसलिए इनके उपन्यासों को नायिका प्रधान उपन्यास भी कहा जाता है। तो जो जैनेंद्र जी के उपन्यास हैं उनको किस प्रकार के उपन्यास कहा गया है? नायिका प्रधान। ये पूछ लेते हैं परीक्षा में किसके इनमें से किसके उपन्यासों को नायिका प्रधान कहा जाता है, या फिर जैनेंद्र के संबंध में कई तथ्य दे देंगे कि इनमें से कौन सा गलत है या कौन सा असत्य है। तो ये दे देंगे कि जैनेंद्र जी के उपन्यास नायिका प्रधान नहीं है, नायक प्रधान है, तो वो हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें एक एक तथ्य को ये देखते हुए चलना है, क्योंकि आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है। जब तक हमें टॉपिक की समझ नहीं होगी, एक एक चीज़ों की समझ नहीं होगी, तो हम सही आंसर का पता होते हुए भी गलत कर सकते हैं, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन से ही। तो इसलिए ध्यान से एक एक तथ्य को आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान से समझते हुए करना है। जैनेंद्र जी के जो पात्र है स्वयं कई बार लेखक की भांति अत्यधिक अस्पष्ट, अस्वाभाविक एवं विचित्र हो जाते हैं। अतः उनकी भावनाओं के साथ ही सभी परिस्थितियों में तादात्म्य नहीं हो पाता। इसके सुनीता उपन्यास में श्रीकांत अपनी पत्नी को अपने मित्र के साथ अकेले छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर चला जाता है ताकि दोनों में घनिष्ठता बढ़ सके। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार सुनीता की जो विषय वस्तु है इसमें बता दी गई है, आप देख सकते हो, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि किसी उपन्यास के बारे में बता देंगे कि इसमें क्या दर्शाया गया है, मतलब क्या विषय वस्तु दी गई है। तो एक एक तथ्य को आपको समझते हुए चलना है। पढ़ते हैं आगे। इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार कौन रहे हैं? इस परंपरा के दूसरे उपन्यासकार रहे हैं इलाचंद्र जोशी जी, जो उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों की इन्होंने रचना की है। जो उच्च कोटि के उपन्यासकार रहे हैं इलाचंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी बहुत ही परिचित उपन्यासकार रहे हैं, और उन्होंने कितने उपन्यासों की रचना की है? लगभग 1 दर्जन। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इलाचंद्र जोशी के लगभग कितने उपन्यास है, या फिर इनके उपन्यासों को दे देंगे कि इनमें से कौन सा उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है या नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो देख लेते हैं और इन पर इसके उपन्यासों पर किसका प्रभाव पड़ा है। तो देख लेंगे हम। सन्यासी, पर्दे की रानी, सन्यासी 1941, पर्दे की रानी 1941, प्रेत और छाया 1945, निर्वासित 1946, जिप्सी 1952 और जहाज का पंछी 1955।
ये जो उपन्यास है ये ईलाचंद्र जोशी के प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं, जिसमें फायर्ड, एडलर और युग आदि विश्लेषणवादी के सिद्धांतों के आधार पर काम, दंभ और अक्कड़पन, आत्महीनता की ग्रंथि आदि के विभिन्न रूपों का चित्रण अत्यंत सूक्ष्मता और यथार्थ जीवन रूप में किया गया है। फायर्ड और एलर्ड और युग जो ये पाश्चात्य विद्वान रहे हैं, उन्होंने ये पाश्चात्य मनोविश्लेषण विद्वान रहे हैं, इनका प्रभाव किस पर पड़ा है? ईलाचंद्र जोशी का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि फायर्ड का प्रभाव इनमें से किस लेखक पर पड़ा है या किस उपन्यासकार पर पड़ा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ईलाचंद्र जोशी जी। उपन्यास लज्जा में आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवती की काम चेष्टा का मनोविश्लेषण किया गया है। और सन्यासी जो उपन्यास है ईलाचंद्र जोशी का ही आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। पूछ लिया जाता है कई बार कि जो सन्यासी उपन्यास है इनमें से कौन सा उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का आत्मकथात्मक परक उपन्यास माना गया है, तो वो हो जाएगा सन्यासी। पर्दे की रानी उपन्यास में नायिका निरंजना खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री है। इससे उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। जो नायिका होती है निरंजना, ये देख लेना है कि ये भी पूछ सकते हैं ये पात्र किस उपन्यास का है, या फिर जो प्रमुख रूप से प्रमुख पात्रों की कहानी के आधार पर कथा बनती है तो वे पात्र भी पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से जैसे कि पर्दे की रानी जो उपन्यास है उसमें जो नायिका निरंजना होती है वो अपने खूनी पिता और वेश्या माँ की पुत्री होती है, जिससे उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अगला ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास जहाज का पंछी। जहाज का पंछी भी उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का एक प्रमुख उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास माना गया है। इस उपन्यास में नायक एक शिक्षित नवयुवक है। वह कोलकाता में काम की तलाश में भटकता रहता है। आगे चलकर देखेंगे हम अज्ञे जी के उपन्यासों को, क्योंकि अज्ञे जी भी एक मनोविश्लेषण उपन्यासकारों में ही गिने जाते हैं। तो अज्ञे ने भी अपने उपन्यासों में शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास प्रमुख रहे हैं अज्ञे जी के। कौन कौन से? शेखर एक जीवनी 1941 और नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी। इनमें यौन वृत्तियों का चित्रण इन्होंने किया है। कहीं कहीं अत्यधिक अस्वाभाविक व असामाजिक भी हो सकता है। इसलिए उनकी जो कीर्तियों की प्रारंभ में तो निंदा हुई, लेकिन बाद में उनको थोड़ी सी, जैसे कि एक चीज़ बार बार जब हम करते हैं तो शुरुआत में तो अधिक निंदा होती है, फिर ऐसे ही ढल जाती है। तो इसी तरह इनके उपन्यासों के बारे में रहा। शेखर एक जीवनी व्यक्तिक मनोविज्ञान अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जाती है। यह एक फ्लैशबैक के में लिखा गया उपन्यास है। कई बार परीक्षा में आया है कि इनमें से कौन सा उपन्यास फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास है, या शेखर एक जीवनी किस प्रकार का उपन्यास है। तो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित उपन्यास लिखा गया शेखर एक जीवनी। और एक जो उपन्यास उसने कहा था चंद्रधर शर्मा की जो कहानी है वो भी फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित लिखी गई है, उसने कहा था। और ये जो शेखर एक जीवनी है अज्ञे जी का, ये भी एक फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित लिखा गया उपन्यास है। नदी के द्वीप में अज्ञे का व्यक्तिवादी जीवन दर्शन व्यक्त किया हुआ है। तो नदी के द्वीप में अगर पूछा जाए तो अज्ञे जी के व्यक्तिवादी जीवन को दर्शाया गया है। अपने अपने अजनबी में मृत्यु से साक्षात्कार को उपन्यास का विषय वस्तु बनाकर मानव जीवन और उसकी नियति का मार्मिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि इनमें से इनमें से मृत्यु से साक्षात्कार को किस उपन्यास में दर्शाया गया है। तो अज्ञे जी का अपने अपने अजनबी उपन्यास में। देख लेते हैं आगे हम कर लेते हैं भाई प्रगतिवादी उपन्यासों को और कर लेंगे, फिर जो और रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाने के कारण आप लोग देखते नहीं हो।
तो प्रगतिवादी जो उपन्यासकार रहे हैं और यानी कि मार्क्सवादी उपन्यासकार, उनको हम पढ़ लेते हैं एक बार। प्रगतिवादी परंपरा के उपन्यासकारों में यशपाल, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर आदि सम्मिलित है। इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से वर्तमान पूंजीवादी सभ्यता के दोषों, शोषक वर्ग के अत्याचारों, आर्थिक विषमता के दुष्परिणामों, शोषित वर्ग की दयनीय स्थिति तथा समाज की यथार्थ परिस्थितियों के अंकन के उद्देश्य से इस उपन्यास की रचना की है। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले यशपाल जी के उपन्यास को। यशपाल जी के जो उपन्यास रहे हैं, झूठा सच 1960 सर्वोत्कृष्ट उपन्यास रहा है। सबसे अधिक प्रसिद्ध उपन्यास इनका यही रहा है, झूठा सच 1960 ईस्वी में। इस उपन्यास में वर्ष 1947 के भारत विभाजन की घटना को इसमें दर्शाया गया है। आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं तथा शरणार्थियों के जीवन की कठिनाइयाँ और कांग्रेस सरकार की नीतियों का यथावत चित्रण किया गया है। इसलिए करा रही हूँ मैं ये विषय वस्तु से संबंधित भी कि इस उपन्यास में क्या पूछा गया है। आजकल परीक्षा में पूछे जाते हैं। एनटीए नेट में तो बदलते हुए पैटर्न के आधार पर पूछा ही जाता है और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को थोड़ा सा डेप्थ कठिन बनाने के स्तर से भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल परीक्षाओं में। तो बिल्कुल ध्यान से करना है आप लोगों को किस उपन्यास में किस घटना को दर्शाया गया है या किस प्रकार का वह उपन्यास है। तो किस ये तथ्य आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे भाई परीक्षा की दृष्टि से। और जिस भी बच्चे को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। आपके एक लाइक से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। यशपाल जी के जो उपन्यास है उनको हम देख लेते हैं। यशपाल जी ने दादा कामरेड में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों तथा नेताओं के चरित्र का अंकन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से अपने युग की 3 राजनीतिक विचारधाराओं यानी कि गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवादी की आलोचना प्रस्तुत की है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधीवादी, आतंकवाद और साम्यवादी की आलोचना इनमें से किस उपन्यासकार ने प्रस्तुत की है, तो वो हो जाएगा यशपाल जी। बढ़ते हैं। वस्तुतः यशपाल जी के सभी उपन्यासों में उनका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण एवं समाजवादी जीवन दर्शन को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट आएगा हमारा भैरव प्रसाद गुप्त जी उपन्यासकार। इनके जो प्रमुख उपन्यास है मसाल 1951, गंगा मैया 1953, सूदी मैया का चोरा उपन्यासों में प्रगतिवादी दृष्टिकोण से किसानों और मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए शोषित वर्ग की अनुभूतियों एवं भावनाओं को भी व्यक्त किया है इन्होंने। अगर तथ्यों को आप बार बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ हो जाएगी कि किस उपन्यास में किस चीज़ को दर्शाया गया है। तो भैरव प्रसाद गुप्त जी का एक है गंगा मैया, ये वेरी इम्पोर्टेंट उपन्यास है इनका। काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यह अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हम और देख लेंगे। सेठ बाकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुंदर, महाकाल, शतरंज और मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस, खंजर नैन। अमृतलाल जी के जितने भी उपन्यास हैं वे सभी प्रमुख उपन्यास रहे हैं, सभी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को सभी के सभी ये याद करने हैं। ये पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर जी का है या इनमें से कौन सा उपन्यास अमृतलाल नागर जी का नहीं है। और इन उपन्यासों के संबंध में इनकी विषय वस्तु को भी हम समझ लेते हैं क्योंकि परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे कि मानस का हंस किस लेखक की जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है, या सूरदास की जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है अमृतलाल नागर जी का। इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों को देख लेना है कि अमृत और विष जो उपन्यास है उस उपन्यास में कथानक को एक संपादक के जीवन के संबंध करके तत्कालीन जीवन की जटिलताओं को चित्रित किया गया है उपन्यास में। यानी कि संपादक के जीवन से संबंधित कौन सा उपन्यास रहा है इनका, अमृत और विष। दूसरा है बूंद और समुंदर, इनका श्रेष्ठतम उपन्यास माना गया है।
इसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि आदि का चित्रण कथानक के द्वारा किया गया है। यानी कि भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार किस उपन्यास में दर्शाई गई है? बूंद और समुद्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मानस का हंस। मानस का हंस अमृतलाल नागर के जीवन परक उपन्यास माना गया है। एक जीवनी पर आधारित उपन्यास लिखा गया है जो अमृतलाल नागर का मानस और का हंस और खंजन नैन है, दोनों के दोनों। इनमें गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को प्रस्तुत किया गया है। किसमें? अमृत का हंस में। और खंजन नैन में इन्होंने क्या किया है? ये भी एक जीवनी परक उपन्यास माना गया है। जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूरदास की जीवनी को देने का इन्होंने प्रयास किया है। तो इन दोनों उपन्यासों से संबंधित पूछा जाता है परीक्षा में कि इसमें किस प्रकार का वर्णन किया गया है या किसकी जीवनी को दर्शाया गया है। मानस का हंस में तुलसीदास की जीवनी को, खंजन नैन में सूरदास की जीवनी को आपको याद रखना है। इस प्रकार से हम जो नेक्स्ट जो उपन्यास रहेंगे, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और जो प्रयोगवादी उपन्यास, इनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं हो। मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो। तो इसी तरह हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए, कम कर लो आप लेकिन पक्का करते हुए चलो, चीज़ों को समझते हुए चलो। तो इसी तरह आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। एनटी नेट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तथ्यों को उसी के बेस पर हम करते हुए बढ़ रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी जिस भी स्टेट में भविष्य में होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा है, चाहे ईएमआरएस हो, DSSS भी हो, या बिहार शिक्षक भर्ती हो, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी हो, सभी जिस भी परीक्षा में उपन्यास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये आज की क्लास इम्पोर्टेंट होगी। तो इसी तरह आप पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।